एवरीवन, आज एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आई हूँ। गज़ल जो कवि दुष्यंत कुमार के द्वारा लिखी गई है की व्याख्या आज हम समझेंगे। कवि दुष्यंत कुमार, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में सन 1933 में हुआ था। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और यहीं से इनका साहित्यिक जीवन का आरंभ होता है। 1975 में इनका निधन हो गया था। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का बसंत, उपन्यास छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, कुछ इस तरह की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। और कविता का पहले मैं आपको सारांश बता देती हूँ। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर स्वतंत्र होते हैं, अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही आज की हमारी गज़ल में कुल मिलाकर 7 शेर दिए गए हैं। पहले 2 शेर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए। अर्थात चिरागा से यहाँ तात्पर्य है दीपक से, रोशनी से, सुख सुविधाओं से। आज़ादी से पूर्व हम सब ने ये सपने देखे थे कि आज़ादी के पश्चात हमारे भारतवासियों को सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। परंतु आज़ादी के बाद हुआ इसका विपरीत। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, हर घर के लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, करा पाएंगे। परंतु कहाँ शहर भर में इतनी अव्यवस्थाएं हैं, इतना भ्रष्टाचार है कि किसी तरह की सुख सुविधाओं का उपभोग, उपयोग यहाँ के निवासी तक नहीं कर सकते। किसी एक घर के लिए नहीं, शहर भर के लिए। दूसरा शेर है, यह दरख्तों के साए में धूप लगती है। विरोधाभास अलंकार है। दरख्तों के साए में धूप दरख्त कहते हैं वृक्ष को। उसके छाए में, यदि हम वृक्ष की छाया में बैठते हैं तो हमें गर्मी से, शीतलता का अनुभव होता है। परंतु यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है क्योंकि अव्यवस्थाएं हैं। यदि हम एक परेशानी लेकर किसी एक ऑफिस में जाते हैं कि हमारी ये समस्या है, आप सुनकर इसका समाधान करें, या कोई एप्लीकेशन देते हैं, तो ना कोई सुनने वाला है, बिना पैसे लिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए यहाँ से अन्यत्र जाकर हमें बस जाना चाहिए, क्योंकि ये शहर, ये जगह हमारे लिए मुनासिब नहीं है। यहाँ बजाय हमें सुख सुविधाएं मिलने के, व्यवस्थाएं मिलने के, इसके विपरीत वातावरण है। नेक्स्ट, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यहाँ के संतोषी लोगों के विषय में स्पष्ट किया गया है कि यहाँ के लोग बड़े संतोषी हैं। वो उनके साथ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध वो आवाज नहीं उठाते। या यदि किसी को मुआवजा दिया जाता है, सपोज करें कि कोई अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, फसल नुकसान हो गई और उनको मुआवजा दिया गया, मुआवजे की कीमत है 10,000 रुपये, मिल रहे हैं उनको 100 रुपया, तो वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, जो मिल गए वो ठीक है। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। पाँव से पेट ढकना यानी इस तरह से इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे, पेट ढक गया, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। कितने संतोषी हैं।
ये लोग कितने मुनासिब हैं, उपयुक्त हैं इस सफर के लिए, जो बेचारे आवाज उठाना ही नहीं जानते हैं, गलतियों पर अपने साथ हो रहे अत्याचारों का विरोध ही करना नहीं जानते, जो है जैसा है उसी में संतुष्ट हैं। बड़े सुकून वाले शांति प्रिय लोग हैं भारतीय। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, खुदा परमात्मा वास्तव में कोई नहीं है, केवल और केवल हमारी कल्पना मात्र है, काल्पनिक है, विचार है हमारा कि हाँ कोई सत्ता है जो इस दुनिया को चलाए हुए है। ये केवल हमारा हसीन सपना है, ख्वाब है कि परमात्मा है। बाकी वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, या जितना भी रूप आकार हमने गढ़ रखा है वो हमारी कल्पना के आधार पर है। वास्तव में किसी ने देखा नहीं है भगवान को, परंतु हम अपने संतोष के लिए, अपना आत्मविश्वास बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हम ये मानते हैं कि परमात्मा का, खुदा का अस्तित्व है। वो है, वो इस सारे जगत को, संसार को चलाने वाला है। केवल और केवल हमारी कल्पना मात्र है, विचार मात्र है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन अर्थात आश्वस्त हैं। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। आम आदमी के विश्वास की बात इस पहली पंक्ति में की गई है कि आम आदमी को ये पूर्ण विश्वास है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के दिल कभी नहीं पसीज सकते, वो कभी आम आदमी पर दया नहीं दिखा सकते। कितनी भी परेशानी में हो वो बिना पैसा लिए दिए काम नहीं करेंगे। संवेदना जैसी चीज शायद ही उनके दिल दिमाग में होती हो, उन्होंने ये संवेदना जैसा नाम कभी सुना ही नहीं होगा। और कवि, हमारे शायर, इसके विपरीत इस प्रतीक्षा में है कि कब आम आदमियों के स्वर को अपने लेख के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा वो जागृत कर सकें, ताकि वो इनके विरोध में आवाज उठा सके। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। उन आम आदमियों की आवाजों में ये असर पैदा कर सकूं। कभी आदिकाल से ये परंपरा रही है हमारे देश में कि देश में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उन सब में हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने अहम भूमिका निभाई है। ऐसा ही यहां बताया गया है कि आम आदमी को जागृत करने के लिए कवि प्रयासरत है। वो इस प्रतीक्षा में है कि कब उन्हें अवसर मिले, उनकी रचनाओं के द्वारा लोगों को जागरूक कर सकें। भाई इनका विरोध करिए आप। नेक्स्ट है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर कहते हैं छंद को। तुम्हारी शासन सत्ता है, तुम शायर की जुबान का दमन कर सकते हो, सिल सकते हो। एक ऐसा भी काल आया था, बार बार जब जून का महीना आता है, 25 जून का आता है, कि देश में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई थी। उस समय ये अंकुश लगा दिया गया था मीडिया पर कि सरकार जो चाहेगी केवल वो वही दिखाएंगे, वही छापेंगे। उसी से संबंधित ये शेर है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। तुम्हारी सत्ता है, शासन है, तुम शायर की जुबान को सिल सकते हो, उसकी आवाज को दबा सकते हो, दमन कर सकते हो। पर ये छंद लिखने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि सत्ताधारी जितना भी हमारा दल होता है, मैं राजनीति या किसी नेता का नाम नहीं इसमें लेती हूँ, उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कभी हमेशा से अपनी आवाज दमन के बाद भी उठाते आए हैं। अंतिम शेर है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले,
मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर एक फूलदार छायादार वृक्ष होता है, बड़ा घना वृक्ष होता है, सुंदर भी होता है बहुत। शायर के, कवि के अनुसार जब तक हम अपने बगीचे में जिए तो अपने गुलमोहर के नीचे जिए, हंसी खुशी पूर्ण जीवन जिए, और जब मृत्यु हो तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर के लिए मरे। अर्थात मनुष्य जब तक जिए वह अपने जीवन में मानवीय मूल्यों का पालन करते हुए, उन पर अमल करते हुए जीवन जिए, और जब मृत्यु आए तो मरते हुए भी दूसरों के लिए, दूसरों के भले के लिए, परोपकार के लिए अपने उन मानवीय मूल्यों के साथ ही समर्पण करे, बलिदान करे, शहीद हो। ये इसका वास्तविक अर्थ है। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसके प्रश्न अभ्यास और अतिरिक्त प्रश्नों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।